सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कितने प्रश्न सही हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चांद का मुंह टेढ़ा रचना है जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, रविंद्रनाथ टैगोर की, सुमित्रानंदन पंत की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पे आप सही आंसर टिक कर लीजिए, गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। श व्यंजन है, श व्यंजन है, ये वाह या अलग दिख रहा होगा आपको, तो इससे कोई नहीं, ये व्यंजन लिखा गया है जो थोड़ा सा दूर लिखा गया है, तो ये आपका अलग कर दीजिए। तो जो स है होता है ये ऊष्म व्यंजन होता है। क्या होता है? ये ऊष्म व्यंजन होता है, श और है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, परिमल काव्य के रचयिता हैं कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसमें करेक्ट आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और ये छायावादी युग के कवि भी माने जाते हैं। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये 4 कवि हैं छायावादी युग के। तो अब्ज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए, अब्ज का मतलब होता है जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न। तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी, शंख, कमल, कपूर, ये सभी क्या है? जल से उत्पन्न। तो यहाँ पे आपका नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपकी ये 4 क्वेश्चन हो गए, ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। तो यहाँ पे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कमेंट करके बताइएगा कि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं कि नहीं। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में नंबर 6 से यहाँ पे दिया गया है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये तो बहुत ही आसान था, आप सभी लोगों ने किया होगा कि कहानी शिक्षण की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, या चूंकि हम एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के लिए कहानी शिक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है। दोस्तों देखिए, जो छोटा बच्चा होता है वो कहानी के माध्यम से चीजों को रिलेट कर पाता है, समझ पाता है। कहानी के माध्यम से वो जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उससे उसके अंदर समझ विकसित होती है। इस तरह से हम इसकी उपयोगिता लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्या शब्द का संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, विद्या शब्द से हमें संस्कृत में 2 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य हम लिख सकते थे, विद्या भवंती, यानी कि विद्या बहुविधा भवंती, विद्या बहुविधा भवंती यथा साहित्य, संगीत, कला, विज्ञानम इति। यानी कि विद्या की बहुत सारी विधाएं होती हैं जिसमें संगीत, कला और विज्ञान ये सब आते हैं। और दूसरा हम लिख सकते थे, विद्यातु निरंतरम अभ्यासेन परिश्रमेण व प्राप्तु शक्यते। यानी कि विद्या को हम निरंतर परिश्रम से और अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यांतु निरंतरम अभ्यासेन परिश्रमेण व प्राप्त शक्यते, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर 8 पे क्या है, हिंदी गद्य की 3 विधाओं के नाम लिखिए। अब हिंदी गद्य की 3 विधाएं यहाँ पे हमें लिखनी है। गद्य की विधाएं पूछा, पद्य की नहीं। गद्य का मतलब जो गेय पद में ना होकर के एक पैराग्राफ में जो होता है, आपने देखा होगा गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। पद्य जो होता है वो गा करके हम पढ़ते हैं और गद्य जो होता है उसको हम गा के नहीं पढ़ते ना। तो यहाँ पे गद्य की विधा पूछा, तो गद्य की विधाओं में हम देखें तो निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सभी आएंगे। क्या क्या आएंगे? निबंध, कहानी, नाटक और उपन्यास। ये यहाँ पे 3 विधाएं केवल पूछा है, हमने 4 लिख दिया है, कोई नहीं। तो आप इनमें से 3 कोई भी लिख सकते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन के उद्देश्य क्या है? मौन पठन, मौन का मतलब शांत होकर के, पठन का मतलब यहाँ पे पढ़ने से है। तो दोस्तों, मौन पठन के उद्देश्य में हम लिख सकते थे कि भाषा के लिखित रूप को समझकर गहराई तक पहुंचाने में ये हमारी सहायता करता है। यानी कि जो भी भाषा है वो लिखित रूप में अगर है तो हम उसको पढ़ के, यानी कि चुपचाप पढ़ के उसकी गहराई को समझ सकते हैं। और मौन पठन से क्या होता है, हमारे अंदर चिंतनशीलता का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है।
अब यहाँ पे देखिए आपका 9 और 10 हो चुका है, ये 9 हो गया, अब यहाँ पे 10। विद्या धर्मेण शोभते, सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्मेण शोभते का मतलब होता है विद्या धर्म से शोभा पाती है। विद्या जो है वो क्या धर्म से शोभा पाती है, विद्या धर्म से शोभा पाती है, धर्म से शोभा पाती है, विद्या धर्म से शोभा पाती है। यहाँ पे देखिए अभिता शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभिता का क्या मतलब होता है, चारों ओर। तो इसे हम लिख सकते थे अहम अभिता नमामि, इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करके लिख सकते थे। तो यहाँ पे आपका 11 भी हो गया। अब यहाँ पे बचे हैं केवल लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे उनका केवल साहित्यिक परिचय ना लिख करके हमें उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा कि जो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था, और ये छायावादी कवियों में इनका नाम गिना जाता है। प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा, मैंने आपको अभी भी बताया, तो ये छायावादी कवियों में गिनी जाती हैं, और आधुनिक युग की इनको मीरा कहा जाता है। ये सब इनके मुख्य पॉइंट है। इसके अलावा अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो निहार, नीरजा, शांति गीत, रश्मि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब यहाँ पे आपका 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 12 नंबर के बाद हम देखेंगे यहाँ पे 13, जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान है, जीवनी और आत्मकथा। जो जीवनी होती है उसमें किसी के बारे में हम लिख सकते हैं, मतलब किसी के जीवन के बारे में जीवनी जो होती है वो जो लेखक होता है वो किसी दूसरे के बारे में लिखता है, उसके जीवन चरित्र के बारे में लिखता है। लेकिन जो आत्मकथा होती है वो लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। और जो जीवनी होती है वो क्या होती है, किसी के बारे में एक्यूरेट जो भी पता होता, वो कोई जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी कि बिल्कुल सटीक हो, लेकिन उसके बारे में जो जीवनी हम लिख रहे हैं। लेकिन जो आत्मकथा होती है, चूंकि आत्मकथा जो लेखक वो स्वयं अपने बारे में लिख रहा है, यानी कि वो जो उसकी निजी जीवन से संबंधित घटना है उसके बारे में भी वो आत्मकथा में लिखेगा। तो ये अंतर होता है जीवनी और आत्मकथा में। एक को कहते हैं बायोग्राफी, एक को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब जीवनी और ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। तो ये अंतर होता है दोनों में। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 14 है। 14 क्या कह रहा है, छात्रों के लिए समाचार पत्र का नित्य पठन क्यों आवश्यक है। ये तो आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं कि क्योंकि अभी आप यहाँ पे विद्यार्थी जीवन भी जी रहे हैं और एक शिक्षक, क्योंकि अभी आप ये नहीं आप कह सकते कि अभी तो आप एक प्रशिक्षु है ना, तो आपको तो यहाँ पे विद्यार्थी जीवन के बारे में भी पता होगा, और एक शिक्षक, चूंकि आप एक शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको शिक्षक के बारे में भी पता है। तो छात्रों के लिए समाचार पत्र पढ़ना क्यों आवश्यक है, यहाँ पे लिखा गया रोज पढ़ना क्यों आवश्यक है, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 है अछीड़ो वृत्ततः छीड़ो वृत्तस्तु हतो हता। तो यहाँ पे इसका क्या करना है, श्लोकांश का हिंदी में भावार्थ लिखना है। तो इसका हमें भावार्थ लिखना है, यानी कि अर्थ लिखना है, समझिए। तो मनुष्य धन से छीड़ होने पर भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर वो चरित्र से छीड़ हो गया तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यानी कि चरित्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि अगर किसी का धन चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, विद्यालय की तरफ से शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने पिता के पास पत्र लिखना है। ये तो आप लिखे ही होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कंदुकम और मिष्ठानम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो कंदुकम का मतलब होता है गेंद और मिष्ठानम का मतलब आपको बताइए मिठाई, दोनों से संबंधित एक एक वाक्य बना के आपको लिखना था। अब यहाँ पे आपका ये 17 हो गया, और 18 हम देखेंगे। 17 के बाद 18 है, यहाँ पे संस्कृत ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए संस्कृत ध्वनियों की बात कर रहा है, तो ध्वनियों का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्वनि का मतलब यहाँ चूंकि संस्कृत में पूछ रहा है तो संस्कृत में स्वर और व्यंजन, तो संस्कृत में जो स्वर होता है उसको कहते हैं अच, अच, और जो व्यंजन होता है उसको कहते हैं हल। तो यहाँ पे ये दो ध्वनियां अच और हल, तो इसमें आपको जो अच है वो कितने हैं, 9 है, और जो हल है वो 33 है। और इसमें अच के बारे में हमें लिखना था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी कि अच जो होता है, ये जो स्वर होते हैं वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। और हल में भी आपको टोटल 33, इस तरह से इनके
क्या क्या प्रकार पूछा है ना, तो अच और स्वर से हम इनको डिवाइड करके इस तरह से लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमने आपका पूरा हिंदी का पेपर सॉल्व करा दिया और अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपका इसमें कितना सही है, आपने कितने नंबर स्कोर किए। आपका जो पूर्णांक था वो 25 का था, 25 में आपने कितना सही किया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।